नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ कोशिका टॉपिक का बढ़िया अच्छे से अपन पोस्टमार्टम करेंगे, अच्छे से इसके कंसेप्ट को समझेंगे और मात्र 30 प्रश्नों के माध्यम से पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। बढ़ते हैं अपन अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है दोस्तों, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को आप फिजियोलॉजी बोलोगे या हिस्टोलॉजी बोलोगे या साइटोलॉजी बोलोगे या टेक्सोनॉमी बोलोगे? देखो दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने से पहले इसके कंसेप्ट की बात करते हैं। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है दोस्तों लैटिन वर्ड, रूट वर्ड है कोशिका के लिए दोस्तों साइट। आप कहीं भी बायोलॉजी में साइट शब्द पढ़ो ना तो इसका अर्थ निकाला करो कोशिका, चाहे वो आप कहीं भी पढ़ो। जैसे उदाहरण के लिए यहां आपको दिख रहा है साइटोलॉजी, एक दूसरा शब्द लिख रहा हूं मैं हिपेटोसाइट, एक शब्द लिख देता हूं आपके सामने ल्यूकोसाइट, एक शब्द लिख देता हूं मैं आपके सामने थ्रोम्बोसाइट। अब इन तीनों शब्दों में कॉमन बात क्या है? तीनों शब्दों के अंदर आपको साइट शब्द दिखाई दे रहा है। साइट का मतलब होता है दोस्तों कोशिका, इसका मतलब ये तीनों ही कोशिकाएं हैं। अब ये तीनों कोशिकाएं कौन कौन सी है? देखो, पहले में शब्द आ रहा है हिपेट। हिपेट का मतलब होता है लीवर, इसका मतलब ये लीवर की कोशिका का नाम है। लीवर की कोशिका को आप क्या बोलते हो? हिपेटोसाइट। दूसरा शब्द है ल्यूकोसाइट। ल्यूक का मतलब होता है व्हाइट, जो व्हाइट कोशिका है उसका नाम होगा ल्यूकोसाइट। आपको पता है हमारे रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती है, यानी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, जिनका रंग व्हाइट होता है, तो डब्ल्यूबीसी का ही दूसरा नाम हो गया ल्यूकोसाइट। तीसरा शब्द है दोस्तों थ्रोम्बो। थ्रोम्बो का मतलब होता है थक्का। थक्का बनाने वाली जो रुधिर की कोशिका है उसका नाम होगा थ्रोम्बोसाइट। और आपको पता है थक्का बनाने वाली कोशिका कौन सी है? प्लेटलेट्स। तो देखो यहां आज का जो पहला सब प्रश्न है, उस पहला प्रश्न का कंसेप्ट क्या है? आपको एक शब्द याद करना है साइट, और साइट का मतलब होता है कोशिका। फिर देखो इन तीनों के अंदर एक शब्द जुड़ा हुआ है लॉजी। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। सीधा सीधा समझो कि लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। वैसे लॉजी शब्द लोगस शब्द से बना हुआ है, अपने को उतनी गहराई में नहीं जाना है, अपने को ध्यान रखना लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो साइट का मतलब कोशिका, लॉजी का मतलब अध्ययन, तो कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? साइटोलॉजी कहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न, रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज उनमें देखकर की थी, किन में देखकर की थी? प्याज की झिल्ली में देखकर की थी, या पतली कार के टुकड़े में देखकर की थी, या तालाब के जल में की थी, या कोई विकल्प सही नहीं है? देखो दोस्तों, कोशिका की हिस्ट्री की बात करते हैं अपन। कोशिका की हिस्ट्री में दो वैज्ञानिकों के नाम आप याद रखना। पहला रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान का जनक। और दूसरा नाम याद रखना ल्यूवेनहोक, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान का जनक। देखो दोनों अपने अपने क्षेत्र में फेमस वैज्ञानिक हैं। ये रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी के अंदर क्या किया था? अपने घर पे अपने प्रयोगशाला में बैठा था और बैठा बैठा लकड़ी के ढक्कन को देख रहा था। तो लकड़ी के ढक्कन की इन्होंने क्या की? एक पतली परत बनाई और उस पतली परत को सूक्ष्मदर्शी से देखा, तो उसमें इनको निर्जीव या मृत कोशिकाएं दिखाई दी। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि सबसे पहले मृत कोशिका को देखने वाले या खोजने वाला वैज्ञानिक कौन था, तो उत्तर होगा रॉबर्ट हुक। अब ये जो लकड़ी का ढक्कन होता है ना दोस्तों, लकड़ी के ढक्कन को हम कॉर्क कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्क, जो तने से या तने की लकड़ी से तैयार किया जाता है, कैम्बियम से तैयार किया जाता है। तो रॉबर्ट हुक ने वास्तविकता में लकड़ी के ढक्कन में मृत कोशिका को देखा था। अब दूसरा वैज्ञानिक है ल्यूवेनहोक। ल्यूवेनहोक ने क्या किया कि यहां रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को देखा, तो ल्यूवेनहोक ने सजीव कोशिका को देखा। इसलिए सजीव कोशिका का खोजकर्ता पूछा जाए ना, तो राइट आंसर होगा ल्यूवेनहोक। सबसे पहले 1674 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहोक ने तालाब के पानी में जीवाणु को देखा था। इसलिए जीवाणु का खोजकर्ता भी हम किसे मानते हैं? ल्यूवेनहोक को मानते हैं। तो जीवाणु ध्यान रखना एक सिंगल कोशिका होती है, और सिंगल कोशिका इसलिए अपन कह सकते हैं सजीव कोशिका को एकल रूप में देखने वाला वैज्ञानिक कौन था? ल्यूवेनहोक था। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों, ल्यूवेनहोक ने आरबीसी की भी खोज की थी, ल्यूवेनहोक ने शुक्राणु की भी खोज की थी, जो शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। इन दोनों कोशिकाओं का खोजकर्ता भी कौन है? ल्यूवेनहोक। तो बढ़ते हैं वापस प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या बोल रहा है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज उनमें देखकर की थी। तो किन में देखकर की थी भाई दोस्तों? लकड़ी के ढक्कन में देखकर की थी, और लकड़ी का ढक्कन क्या कहलाता है? कॉर्क कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पतली कॉर्क के टुकड़े। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न,
ल्यूवेनहोक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज किसमें की थी? तालाब के जल में की थी, सागर के जल में की थी, मिट्टी में की थी, या मानव शरीर में की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी हमने चर्चा की थी, तालाब के जल में उन्होंने जीवित कोशिकाओं को खोजा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। सामान्यतः वैज्ञानिक का नाम ही पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक कौन है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है एमजे स्लीडन या स्लाइडन और थियोडोर स्वान। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है लेमार। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ट्रेवाइरेनस। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है विटेकर और स्टैंडली। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। देखो दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने से पहले अपन देखते हैं कि कोशिका सिद्धांत क्या है, सेल थ्योरी क्या है। दोस्तों, सेल थ्योरी क्या बोलती है? सेल थ्योरी ये बोलती है कि इस धरती पर जितने भी जंतु हैं या जितने भी पादप हैं, उन सब का शरीर, उन सब की संरचना कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई। ये बात क्या कौन बोलता है? कोशिका सिद्धांत बोलता है। सेल थ्योरी कहती है कि जितने भी जंतु है, जितने भी पादप है, उन सब का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अब ये बात तो आज कोशिका सिद्धांत कहता है, पहले ये बात कोशिका सिद्धांत के रूप में नहीं थी। पहले क्या था? एक वैज्ञानिक था जो जंतु वैज्ञानिक था, उनका नाम था स्वान। इन्होंने सिद्ध किया कि जितने भी जंतु है उनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। जितने भी जंतु है उनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। बाद में एक दूसरा वैज्ञानिक आया जिनका नाम था एमजे स्लाइडन। एमजे स्लाइडन ने यह सिद्ध किया कि जितने भी पादप है उनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये दोनों अलग अलग वैज्ञानिक थे, अलग अलग जगह पर रिसर्च कर रहे थे, अलग अलग प्रकार के सजीवों पर रिसर्च कर रहे थे। दोनों सेम निष्कर्ष पर पहुंचे कि चाहे जंतु हो या चाहे पादप हो, दोनों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। फिर दोनों एक दिन एक भोज के अंदर मिल जाते हैं और दोनों अपनी रिसर्च और उनके निष्कर्षों पर चर्चा करते हैं। तो दोनों की रिसर्च और निष्कर्ष सेम थे, तो दोनों ने अपने रिसर्च और निष्कर्ष को मिला दिया और मिलाने के बाद जो चीज सामने निकल कर आई उसे आज हम सेल थ्योरी कहते हैं। इसलिए सेल थ्योरी के प्रतिपादक एमजे स्लाइडन और थियोडोर स्वान दोनों हो जाएंगे। ध्यान रखना दोस्तों, स्लाइडन वनस्पति वैज्ञानिक है जबकि थियोडोर स्वान जंतु वैज्ञानिक है। ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है? कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुसार नहीं है? पहला ऑप्शन बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन वायरस, तीसरा ऑप्शन कवक, चौथा ऑप्शन पौधे। इनमें से क्या होगा? देखो, कोशिका सिद्धांत क्या बोलता है? जितने भी जीव हैं उन सब का शरीर कोशिका से निर्मित है। सबका शरीर किससे बना हुआ है? कोशिका से निर्मित है। इन चारों ऑप्शनों में देखो किनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर नहीं बना हुआ। तो देखो, हमें पता है जितने भी पादप है कोशिकाओं से मिलकर बने हुए। कवक भी, आपने कवक देख रखे हैं, जो सांप की छतरी होती है, भोजन या अचार पर फफूंद उगती है, वो कवक है। तो कवक भी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जीवाणु आपको पता ही है, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है जीवाणु। तो ये भी कोशिका से मिलकर बना है। कौन कोशिका से मिलकर नहीं बना है दोस्तों? वायरस कोशिका से मिलकर नहीं बना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायरस। ध्यान रखना दोस्तों, वायरस को अकोशिकीय सजीव माना जाता है। ऐसा सजीव जिसका शरीर कोशिका से मिलकर नहीं बना हुआ, जिसमें केवल और केवल आनुवंशिक पदार्थ और प्रोटीन उपस्थित है। तो पूछ ले परीक्षा में कि अकोशिकीय सजीव किसे कहते हैं? तो अकोशिकीय सजीव दोस्तों वायरस को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? पहला ऑप्शन माइक्रोसिस्टिस, दूसरा माइकोप्लाज्मा, तीसरा बैक्टीरिया, चौथा क्लोरेला। देखो दोस्तों, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, मिस टाइप है। इसका सही उच्चारण होगा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। क्या है? देखो, इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है। देखो दोस्तों, प्रोकैरियोटिक जीव उस जीव को कहते हैं, सामान्यतः अगर आप एक किसी कोशिका को देखते हो तो ये कोशिका इस प्रकार से होती है। इस कोशिका के चारों तरफ दोहरा आवरण होता है। इस दोहरे आवरण को आप क्या कहते हो? कोशिका झिल्ली कहते हो। इस दोहरे आवरण को क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। अब इस कोशिका झिल्ली के अंदर का जो पोर्शन है
उसे आप कह सकते हो ये कोशिका है। इस कोशिका के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं आनुवंशिक पदार्थ के रूप में, और वो गुणसूत्र केंद्र के अंदर पाए जाते हैं। अब अगर कोई प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, तो उसमें गुणसूत्र खुला हुआ रहेगा, और अगर कोई यूकैरियोटिक कोशिका है, जैसे मान लो ये इधर वाली में यूकैरियोटिक कोशिका बना रहा हूं, अगर कोई यूकैरियोटिक कोशिका है तो यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होगा दोस्तों, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या होगा कि स्पष्ट केंद्रक पाया जाएगा। जैसे ये मैंने इसके चारों तरफ की कोशिका झिल्ली बना दी। उसके बाद अगर अपन बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर बीच में केंद्रक पाया जाता है। बीच में ये अंडाकार केंद्रक होगा, इस केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होंगे अगर यूकैरियोटिक कोशिका। ये कौन सी कोशिका होगी, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। जबकि ये कौन सी कोशिका होगी, ये होगी यूकैरियोटिक कोशिका। इन दोनों के अंदर मोटा फर्क क्या है कि यूकैरियोटिक के अंदर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं है। ये सबसे बड़ा अंतर होता है। इस अंतर के कारण प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर काफी अंतर आ जाता है। अब देखो ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, इसका उदाहरण याद रखना आपको कि जितने भी जीवाणु है ना वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है। उसके अलावा आपको नाम याद रखना है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जीवाणु से भी छोटा होता है, ठीक है। और ये इस प्रकृति का सबसे छोटा जीव है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा की खास बात क्या है, अगर जीवाणु होगा ना दोस्तों, तो जीवाणु में इसके चारों तरफ एक आवरण, मोटा आवरण और पाया जाएगा। अगर जीवाणु है दोस्तों तो जीवाणु में इसके चारों तरफ एक मोटा आवरण और पाया जाएगा। उस मोटे आवरण को हम नाम देंगे कोशिका भित्ति। क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति। जीवाणु के अंदर कोशिका झिल्ली के चारों तरफ एक मोटा आवरण और पाया जाता है जिसे हम क्या नाम देंगे, कोशिका भित्ति। अब ये जो माइकोप्लाज्मा है ना, इस माइकोप्लाज्मा के अंदर दोस्तों कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है। अब कोशिका भित्ति एब्सेंट है, ये मोटी वाली संरचना एब्सेंट है, ये मोटी वाली संरचना माइकोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती है। इस कारण माइकोप्लाज्मा का आकार हो जाता है दोस्तों अनियमित। क्यों, क्योंकि अंदर वाली जो संरचना कोशिका झिल्ली है वो कोमल संरचना है, कोशिका भित्ति ही कठोर होती है, और कोशिका भित्ति कठोर होती है और माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट है। कोशिका भित्ति ही आकार प्रदान करने का काम करती है जो माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट है, इसलिए माइकोप्लाज्मा का आकार हो जाता है अनियमित। इसका अनियमित आकार होने के कारण इस माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर भी कहते हैं। ये एसएससी और दिल्ली पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पादप जगत का जोकर किसे कहा जाता है, तो पादप जगत का जोकर माइकोप्लाज्मा को ही कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में दोस्तों थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया पर कंसेप्ट क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। अगला प्रश्न, शरीर की सबसे, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका किसकी है, तंत्रिका तंत्र की है, या शुतुरमुर्ग के अंडे की है, या माइकोप्लाज्मा की है, या पीपीएलओ की। देखो दोस्तों जब साइंस के प्रश्न आप हल करो तो चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ो, और चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ने के बाद ऑप्शन कैंसिल करने की भी कोशिश किया करो ताकि आप सही उत्तर तक पहुंच सको। देखो माइकोप्लाज्मा तो नहीं होगा, अभी आपने पढ़ा माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिका है। अब देखो दोस्तों माइकोप्लाज्मा का एक दूसरा नाम पीपीएलओ होता है, इसलिए पीपीएलओ भी नहीं होगा। अब बच गए कितने ऑप्शन, दो ऑप्शन बच गए। देखो शुतुरमुर्ग का अंडा है ना, ये शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है दोस्तों, ये इस प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। तंत्रिका तंत्र की कोशिका दोस्तों, तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है, ये शरीर में सबसे लंबी मानी जाती है और इसे विशिष्ट नाम दिया गया है, इसका नाम है दोस्तों न्यूरॉन। परीक्षा में यह प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है कि तंत्रिका तंत्र की कोशिका का नाम क्या है, तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका का नाम है न्यूरॉन। अब ये न्यूरॉन सबसे लंबी होती है, कारण क्या है कि इसके अंदर कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, केवल लंबाई में वृद्धि होती है, इसलिए शरीर की ये सबसे लंबी कोशिका है। कोशिका विभाजन नहीं होता है, न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो ये अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। तो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र की कोशिका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जीव द्रव्य का नामकरण किसने दिया,
दोस्तों सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि जीव द्रव्य किसे कहते हैं। देखो अगर अपन किसी कोशिका की बात करें तो कोई कोशिका है, इस कोशिका में बीच में तो होता है केंद्रक, बीच में तो क्या होता है केंद्रक, और ये चारों तरफ जो यहाँ एक लिक्विड भरा हुआ होता है, इस लिक्विड को हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, इन दोनों को मिला दिया जाए तो अब हम इसे नाम क्या देंगे, जीव द्रव्य। यानी कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक को मिला दिया जाए तो अब उसे हम नाम क्या देंगे, जीव द्रव्य। और ये जीव द्रव्य नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम था परकिंजे। क्या नाम था दोस्तों, परकिंजे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो दोस्तों प्रश्नों के राइट आंसर के साथ साथ हम कंसेप्ट भी क्लियर करते हुए चल रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न का अच्छे से अपन पोस्टमार्टम कर रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। तो देखो दोस्तों परकिंजे तो नहीं होगा, परकिंजे ने तो क्या दिया था, नाम दिया था, नामकरण किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा हक्सले। हक्सले ने ही सबसे पहले ये कहा था कि जीव द्रव्य के कारण ही जीवन उत्पन्न हुआ है, जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जीव द्रव्य में कार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों को अनुपात क्रमशः कितना होता है। देखो दोस्तों जीव द्रव्य का अधिकांश भाग जल होता है, अधिकांश भाग जल होता है, इसका मतलब ज्यादा मात्रा किसकी होगी, अकार्बनिक पदार्थों की होगी। सबसे पहला कंसेप्ट तो ये क्लियर करो, जल ही जीवन है, जीव द्रव्य ही जीवन है। तो जीव द्रव्य के अंदर सबसे मुख्य यौगिक, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला यौगिक कौन सा है, जल है। तो ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जीव द्रव्य में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होगी, अकार्बनिक की होगी। तो ये दो ऑप्शन तो देखो गलत हो गए, ऑप्शन से छांटते हैं। अब बचे क्या, 70-30 और 81-19। तो ध्यान रखना जीव द्रव्य में 81% अकार्बनिक होते हैं और 19% कार्बनिक यौगिक होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि वनस्पति कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। दोस्तों ये प्रश्न दो प्रकार से पूछा जाता है, सबसे बड़ा कोशिकांग, ये प्रश्न दो प्रकार से पूछा जाता है। एक पूछा जाता है वनस्पति कोशिका का और एक पूछा जाता है जंतु कोशिका का। जंतु कोशिका की अगर बात करें, वनस्पति कोशिका और एक जंतु कोशिका। पहले मैं बात करता हूं वनस्पति कोशिका की। वनस्पति कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग माना जाता है लवक को। लवक को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों प्लास्टिड। ठीक है, सबसे बड़ा कोशिकांग माना जाता है लवक को। और दोस्तों लवक होते हैं तीन प्रकार के, एक अवर्णी लवक, दूसरे वर्णी लवक और तीसरे हरित लवक। इन तीनों में भी अगर अपन आकार की बात करें ना तो हरित लवक का आकार सबसे बड़ा होता है, ध्यान रखना। जंतु कोशिका की अगर अपन बात करें तो जंतु कोशिका में केंद्रक सबसे बड़ा कोशिका माना जाता है। यहां अपने को किसका पूछा, वनस्पति कोशिका का पूछा है। तो वनस्पति कोशिका में सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है, प्लास्टिड का होता है। प्लास्टिड यानी लवक का होता है। लवक में भी कौन से लवक, हरित लवक, ध्यान रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है या लाइसोसोम होता है या राइबोसोम होता है या तारकाई होता है। अभी हमने बड़े की बात की थी दोस्तों, बड़ा पादप कोशिका के अंदर हरित लवक या लवक, जबकि जंतु कोशिका के अंदर केंद्रक था। दोनों के उत्तर अलग अलग थे। परंतु यहां जब सबसे छोटे अंग की बात करें ना दोस्तों, तो पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, इन दोनों के अंदर सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम को माना जाता है। राइबोसोम कहते हैं कि कणीय संरचना होती है, इसकी कणों के समान संरचना होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। सी बेंडा ने की थी, कोलिकर ने की थी, अल्टमान ने की थी या बोवेरे ने की थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ज्यादातर बच्चे इस प्रश्न में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखो दोस्तों अपन माइटोकॉन्ड्रिया की खोज से संबंधित थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, इससे ये प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होगा। देखो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था कोलिकर। कोलिकर ने क्या किया, बेटा बेटा एक दिन कीटों को देख रहा था। तो इसने कीटों को देखा तो पाया कि यार कीट इतनी तेजी से पंख कैसे फड़फड़ा लेते हैं, इतनी तेजी से। तो पक्षी जो इनसे काफी आकार में बड़े हैं उनकी स्पीड भी पंख फड़फड़ाने की कीटों की तुलना में बहुत कम थी। तो कारण का पता लगाने लगा, तो पंखों की तरफ अध्ययन किया, पंखों की तरफ ध्यान दिया, पंखों की मांसपेशियों की तरफ ध्यान दिया। तो इन्होंने एक चीज पाई
कि कीटों की जो पंखों की मांसपेशियां ना दोस्तों, उन मांसपेशियों की कोशिकाओं में एक संरचना ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, परंतु कोलिकर को उस संरचना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो इसने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया जैसी संरचना के बारे में जिक्र जरूर किया था, परंतु उसके बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं बता पाया। उसके बाद दूसरा वैज्ञानिक आया दोस्तों, जिनका नाम था अल्टमान। अल्टमान को अपन माइटोकॉन्ड्रिया का वास्तविक खोजकर्ता मानते हैं दोस्तों। वैसे तो खोजकर्ता कोलिकर को मानेंगे, क्योंकि जो सबसे पहले देखता है उसी को खोजकर्ता माना जाता है। तो वैसे तो खोजकर्ता हो गया कोलिकर, परंतु वास्तविक खोजकर्ता कौन है? अल्टमान है। अल्टमान ने ही थोड़ी बहुत बातें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताई, और माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टमान ने नाम दे दिया बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया दोस्तों? बायोप्लास्ट। फिर तीसरा वैज्ञानिक आया रॉबर्ट सी बेंडा। दोस्तों ये एक ऐसा वैज्ञानिक है जिसने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया, मतलब वो तो पंडित है दोस्तों, ये तो पंडित है, नाम देने वाला है। तो अब बात हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया की सर्वप्रथम खोज किसने की? तो सबसे पहले देखने वाला वैज्ञानिक कौन था? कोलिकर। अगर कोलिकर ऑप्शन में हो और खोजकर्ता पूछे तो अपने को कोलिकर ही करना है। अगर कोलिकर ऑप्शन में नहीं हो तब आप अल्टमान कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑक्सीसोम या F1 कण कहां पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, लाइसोसोम में पाए जाते हैं, गोल्गी में पाए जाते हैं, या राइबोसोम में पाए जाते हैं? देखो दोस्तों, ऑक्सीसोम के बारे में बात करते हैं। अपनी कोशिका के अंदर एक संरचना होती है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है, और इसकी आंतरिक झिल्ली, देखो ये मैंने इसकी बाहरी झिल्ली बनाई है, ठीक है, और ये अंदर आंतरिक झिल्ली बना रहा हूं। इसकी ये जो आंतरिक झिल्ली है ना, वो अंदर की ओर इस प्रकार अंगुली नुमा संरचनाओं के रूप में वलित होती है। इस प्रकार से अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है ये झिल्ली। ये अंदर की ओर जो मुड़ी हुई संरचना है ना दोस्तों, ये वाली, इस मुड़ी हुई संरचना को हम कहते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रिस्टी। इन क्रिस्टी पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं दोस्तों, इस प्रकार से, इस प्रकार से। इन कणों को ही हम F1 कण कहते हैं। F1 कण बोल दो, चाहे ऑक्सीसोम बोल दो। तो F1 कण या ऑक्सीसोम कहां पाए जाते हैं दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, एटीपी का निर्माण कहां होता है? तो अभी दोस्तों हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली है उस पर इस प्रकार से अंगुली नुमा संरचना है, जिन्हें आप क्रिस्टी कहते हो, और इन्हीं क्रिस्टी पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हो? F1 कण। इन्हीं F1 कणों पर एटीपी का निर्माण होता है। देखो दोस्तों, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं ना, वो अपनी बॉडी में जाने के बाद ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ये ग्लूकोज अपनी कोशिका द्रव्य में पहुंचता है। कहां पहुंचता है? कोशिका द्रव्य में पहुंचता है। इस कोशिका द्रव्य में इस ग्लूकोज से, एक अणु ग्लूकोज से 2 अणु पायरुविक अम्ल बनते हैं। कितने अणु? 2 अणु। 2 अणु पायरुविक अम्ल के बनते हैं। अब ये पायरुविक अम्ल है ना, जो 2 अणु पायरुविक अम्ल के बने, ये 2 अणु पायरुविक अम्ल F1 कणों पर पहुंचेंगे, और F1 कणों पर इन पायरुविक अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, जल का निर्माण हो जाता है, और साथ में एटीपी का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना, एटीपी का निर्माण कहां हुआ दोस्तों? F1 कणों में या फिर ऑक्सीसोम पर। F1 कण बोल दो चाहे तो, चाहे आप इनको क्या कह सकते हो? ऑक्सीसोम। ये कार्यक्रम F1 कणों पर संपन्न होता है, और F1 कण कहां होते हैं दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो एटीपी का निर्माण कहां हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया में। दोस्तों एटीपी का प्रश्न परीक्षा में बहुत बार रिपीट होता है, खासकर दिल्ली पुलिस और एसएससी जैसे एग्जाम में। तो देखो एक प्रश्न आता है, एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखना, एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन। ए का मतलब एडिनोसिन, टी का मतलब ट्राई, और पी का मतलब होता है फास्फेट। ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर इसी के रूप में ऊर्जा बनती है, अपनी बॉडी में ऊर्जा का लेन देन इसी रूप में होता है, इसलिए अपनी बॉडी के लिए ये ऊर्जा की मुद्रा है।
परीक्षा में पूछा जाता है कि ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं, तो उत्तर होगा एटीपी। ऐसे ही अपनी बॉडी के अंदर ऊर्जा संग्रहित भी एटीपी के रूप में होते हैं, इसलिए पूछा जाए कि ऊर्जा का संग्राहकार किसे कहा जाता है, तो भी आप उत्तर क्या होगा, एटीपी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पायरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित होता है? अभी हमने बात करी थी कि सबसे पहले ग्लूकोज आता है और ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में 2 अणु पायरुविक अम्ल का निर्माण करता है, और फिर ये 2 अणु पायरुविक अम्ल के एफ पहुंच जाते हैं कहां, F1 कणों पर, और F1 कणों में इससे कार्बन डाइऑक्साइड जल और एटीपी का निर्माण होता है। तो ये कहां हो रहा था निर्माण, F1 कणों में, और F1 कण कहां थे, माइटोकॉन्ड्रिया में थे। और माइटोकॉन्ड्रिया का शुद्ध हिंदी में नाम होता है दोस्तों सूत्र कणिका। क्या नाम होता है, सूत्र कणिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस कोशिका द्रवी कोशिकाओं को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? पहला ऑप्शन सूत्र कणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया को, दूसरा गोल्गी इकाई को, तीसरा लाइसोसोम को, चौथा ग्लाइकोसाइटोम को। देखो दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं ज्यादातर बच्चों के तो ये प्रश्न ही समझ में नहीं आया होगा कि ये पूछ क्या रहा है। देखो सबसे पहले मैंने आपसे बात की थी कि एक कोई कोशिका है, उस कोशिका के अंदर इस प्रकार से स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, और केंद्र के अंदर गुणसूत्र है, तो वो कोशिका होती है यूकेरियोटिक। अभी पिछले प्रश्न में हमने बात की थी यूकेरियोटिक कोशिका के चारों तरफ भी दोहरी कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। अब अगर कोई दूसरी कोशिका है, उसके अंदर ये दूसरी कोशिका बना रहा हूं मैं, इस कोशिका के अंदर केंद्रक है ही नहीं, क्योंकि केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है और गुणसूत्र इस प्रकार से बिखरा हुआ है, तो इस कोशिका को आप क्या कहते हो, प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका की भी खास बात क्या है कि इसके चारों तरफ कैसी झिल्ली है, दोहरी झिल्ली है, और ये यूकेरियोटिक कोशिका है। इस यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर 3 संरचनाएं ऐसी है जो दोहरी झिल्ली रखती है, दोहरी झिल्ली युक्त संरचनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसी कंसेप्ट के आधार पर बहुत प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना कि किसी भी कोशिका के अंदर, किसी भी यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर 3 संरचनाएं ऐसी है जो दोहरी झिल्ली युक्त है। पहली केंद्रक, दूसरी माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरी कौन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरी हरित लवक, तीसरी संरचना है हरित लवक। ये 3 संरचनाएं ऐसी है जो दोहरी झिल्ली युक्त है। अब देखो दोस्तों, केंद्रक के आधार पर तो ये वर्गीकरण हुआ है यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। देखो यूकेरियोटिक की परिभाषा यही है कि जिसमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है उसे तो आप यूकेरियोटिक बोलोगे, और जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं है, गुणसूत्र बिखरा हुआ है, ये यहां भी हो सकता है, ये यहां भी हो सकता था, कहीं भी हो सकता था, है ना। तो जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता उसे आप कहते हो प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब दोहरी झिल्ली युक्त संरचनाएं 3 है, केंद्र के आधार पर तो वर्गीकरण हुआ है, तो इसको तो आप छोड़ दो, बच गए क्या, ये 2। वास्तविकता यही है दोस्तों कि इन दोनों की उत्पत्ति कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका के घुसने से हुई है। माना जाता है कि किसी समय जीवाणु आपको मैं बता चुका हूं कि जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक जीव है। माना जाता है कि कभी किसी बड़ी यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर, ये बड़ी कोशिका है और इस बड़ी कोशिका के अंदर कभी जीवाणु छोटी कोशिका है, और कौन सी कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। माना जाता है कि किसी जमाने में बड़ी यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी जीवाणु ने प्रवेश किया था। अब जीवाणु इस बड़ी कोशिका के अंदर घुस चुका है। अब जीवाणु के साथ क्या होगा कि या तो ये जीवाणु इस कोशिका में नष्ट हो जाएगा, या फिर ये जीवाणु अपने अंदर इस कोशिका के अनुसार अनुकूलन उत्पन्न कर लेगा और इस कोशिका में मौजूद रहेगा। तो
तो हुआ यही है दोस्तों, इस जीवाणु ने इस कोशिका के अनुसार अपने आप को ढाल लिया और अपने आप को परिवर्तित करके वो जीवाणु माइटोकॉन्ड्रिया में बदल गया और पादप के अंदर वही जीवाणु हरित लवक के अंदर बदल गया। तो ये माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों की उत्पत्ति जीवाणु के प्रवेश के कारण हुई है। इसके प्रवेश के कारण हुई है, जीवाणु के प्रवेश के कारण मानी जाती है। और जीवाणु कौन सी कोशिका है दोस्तों? प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब पढ़ो इस प्रश्न को पुनः कि निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका मानी जाती है। तो देखो सूत्र कणिका पहला ही ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया राइट आंसर हो जाएगा इसका। सीधा सीधा याद रख लो, दो कोशिकांग है, एक माइटोकॉन्ड्रिया दूसरा हरित लवक। इन दोनों कोशिकाओं की खास बात क्या है कि दोनों जीवाणु के कारण उत्पन्न हुए, दोनों को कोशिका के अंदर कोशिका भी कहा जाता है। कोशिका के भीतर कोशिका किन कोशिकाओं को कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक को कहा जाता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं दोस्तों, जितनी भी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाएं है ना, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाओं की संख्या कितनी है? 3 है। इन तीनों की खास बात क्या है कि इन तीनों के अंदर डीएनए पाया जाता है। इन तीनों के अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों? डीएनए पाया जाता है, चाहे फिर वो केंद्रक हो, चाहे फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे फिर वो हरित लवक हो। अब देखो दोस्तों याद रखना है कि केंद्रक के अंदर जो डीएनए पाया जाता है ना, वो डीएनए होता है सर्पिलाकार, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में जो डीएनए पाया जाता है ना, वो डीएनए होता है वृत्ताकार डीएनए। इस वृत्ताकार डीएनए यानी सर्कुलर डीएनए, शॉर्ट में आप इसे सीडीएनए भी कहते हो। तो ध्यान रखना है, कोशिका के अंदर 3 स्थानों पर डीएनए पाया जाता है, एक केंद्रक, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा हरित लवक। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस कंसेप्ट के आधार पर आजकल एग्जामों में बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? गोल्गी काय को, या लाइसोसोम को, या माइटोकॉन्ड्रिया को, या राइबोसोम को? देखो 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन राइबोसोम से बात करते हैं। दोस्तों राइबो शब्द आप कहीं भी पढ़ो ना, तो राइबो का मतलब होता है प्रोटीन। मैं केवल राइबो शब्द की बात कर रहा हूँ। राइबो शब्द का मतलब होता है प्रोटीन और सोम का मतलब होता है संरचना। जैसे आपके सामने एक शब्द आ गया राइबोजाइम। अब राइबोजाइम क्या है हमें नहीं पता, ठीक है। इस शब्द के टुकड़े करो, एक टुकड़ा हो गया राइबो, दूसरा हो गया जाइम। अब राइबो का मतलब होता है प्रोटीन और जाइम का मतलब होता है एंजाइम। तो ये राइबोजाइम प्रोटीन से संबंधित एंजाइम। दोस्तों अगर आपको आरएनए का पूरा नाम याद है तो आरएनए के पूरे नाम में आपको शब्द देखने को मिलता है राइबोज। राइबोज एक शर्करा है और इसके नाम में क्या आ रहा है? राइबो। ये एक ऐसी शर्करा है जो प्रोटीन से संबंधित है, बिल्कुल ये प्रोटीन से संबंधित है। आरएनए का काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। तो इस नाम से पकड़ लोगे, राइबो शब्द कहीं भी पढ़ लो दिमाग में आना चाहिए प्रोटीन। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। तो राइबोसोम का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आ जाओ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है, एटीपी बनाता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना रहा, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम हो गया ऊर्जा बनाना। लाइसोसोम एक प्रकार का एटम बॉम्ब है। क्या है? एटम बॉम्ब है, सुसाइडल बेग है, आत्मघाती बेग है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या? बच गया गोल्गी काय। गोल्गी काय को ही कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्गी काय। ध्यान रखना, गोल्गी काय को सभी कोशिकाओं की मां भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी संरचना के चारों तरफ झिल्ली होना आवश्यक होता है, और ये जितनी भी झिल्लियां हैं उसके निर्माण में गोल्गी काय भाग लेता है। यानी जब गोल्गी काय भाग लेगा तभी किसी भी संरचना, कोई भी संरचना पूरी हो पाएगी, पूर्ण हो पाएगी। यानी कोई भी संरचना बिना गोल्गी काय के नहीं बन सकती। इसलिए अपने इस गोल्गी काय को सभी कोशिकाओं की मां भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा प्रश्न है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। अब हमने कंसेप्ट क्लियर कर लिया। प्रोटीन नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए राइबो। अब देख लो राइबो शब्द कहां दिख रहा है आपको? पहले ऑप्शन में राइबो शब्द दिख गया, इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम। वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर शेयर करें। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है? देखो ये वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी हाल ही के अंदर सीटी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। बढ़ते हैं, इसका कंसेप्ट अपन क्लियर करते हैं। देखो दोस्तों, कोई कोशिका है ना, उस कोशिका में 3 प्रकार के कोशिकांग होते हैं। एक झिल्ली रहित,
जिनके चारों तरफ आवरण ही नहीं है, एक ऐसे जिनके चारों तरफ सिंगल झिल्ली है, ठीक है, एक ऐसे जिनके चारों तरफ दोहरी झिल्ली है, डबल झिल्ली है। तो देखो झिल्ली रहित एक ही संरचना है दोस्तों, और उस संरचना का नाम है राइबोसोम। राइबोसोम कणीय संरचना है। कैसी संरचना है? कण है, कण है, इसका मतलब इनके चारों तरफ कोई आवरण नहीं, ठीक है। दोहरी झिल्ली के मैं आपको 3 नाम बता चुका हूं। दोहरी झिल्ली के 3 नाम मैंने आपको कौन कौन से बताए? एक बताया है केंद्रक, दूसरा मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा मैंने आपको बताया क्लोरोप्लास्ट यानी हरी प्लास्ट। ये 4 नाम आप याद रख लो। ये 3 दोहरी झिल्ली वाले और एक ये झिल्ली रहित, एक ही नाम है राइबोसोम। ये 4 है वो दोहरी झिल्ली, झिल्ली एक हो गया झिल्ली रहित, 3 हो गए दोहरी झिल्ली रहित, बाकी जो बच गए वो सिंगल झिल्ली रहित है, ठीक है। अब देखो प्रश्न है किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती, तो किस कोशिकांग में नहीं होती? राइबोसोम में नहीं होती। लयनकाय लाइसोसोम को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। तो लाइसोसोम बताओ, देखिए कौन कितनी झिल्ली होगी? लाइसोसोम देखो इन तीनों नामों में नहीं है, ये भी नाम में नहीं है, इसका मतलब लाइसोसोम में एक झिल्ली होती है, सिंगल झिल्ली होती है। गोल्जिका इसमें भी एकल झिल्ली होगी। सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, और इसमें कितनी झिल्लियां होगी? 2 झिल्लियां होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राइबोसोम के दोनों सब यूनिट्स आपस में जुड़ने के लिए किस आयन की आवश्यकता होती है? राइबोसोम के दोनों सब यूनिट्स को आपस में जुड़ने के लिए किस आयन की आवश्यकता होती है? आयन पूछ रहा है। राइबोसोम के अंदर 2 सब यूनिट्स होती है। देखो दोस्तों राइबोसोम कणीय संरचना होती है इस प्रकार से, और इन दोनों 2 होते हैं इसके पार्ट, एक छोटा पार्ट हो गया, एक बड़ा पार्ट हो गया, इस प्रकार से। ये एक छोटा बड़ा पार्ट हो गया, ये इसका छोटा पार्ट हो गया, ये 2 अलग सब यूनिट्स हो गए, ठीक है। अब एक तो होती है दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका, अपन पढ़ चुके हैं, और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर 70 एस राइबोसोम पाए जाते हैं, ये प्रकार हो गया राइबोसोम का, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर 80 एस राइबोसोम पाए जाते हैं। अब चाहे 70 एस राइबोसोम हो चाहे 80 एस राइबोसोम, इनके प्रत्येक के 2-2 टुकड़े होते हैं, जैसे एक बड़ा टुकड़ा एक छोटा टुकड़ा। इन दोनों को आप मान लिया सब यूनिट्स। अब ये दोनों सब यूनिट्स आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये बड़ा टुकड़ा, ये छोटा। 70S राइबोसोम की बात करते हैं। 70S राइबोसोम के अंदर जो बड़ा वाला टुकड़ा होता है ना, वो होता है 50S का, जबकि जो छोटा टुकड़ा होता है ना, वो होता है दोस्तों 30S का। वैसे ही 80S राइबोसोम में छोटा टुकड़ा 40S का, जबकि बड़ा वाला टुकड़ा होता है 60S का। इन दोनों टुकड़ों को आपस में जुड़ने के लिए, इन दोनों टुकड़ों को आपस में जुड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है। कौन से आयन की आवश्यकता होती है? मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के 2 ही प्रश्न बनते हैं दोस्तों कोशिका से संबंधित टॉपिक में। पहला, राइबोसोम को जोड़ने में मैग्नीशियम काम में आता है। दूसरा ध्यान रखना है, मैग्नीशियम पर्णहरित में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम के ये 2 प्रश्न ही कोशिका टॉपिक में बनते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? तो देखो सूक्ष्म नलिका को क्या कहा जाता है, या न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका को कहा जाता है। तीसरा गोल्जी काय को, चौथा लाइसोसोम। देखो एटम बम अभी अपन बात कर चुके हैं, एटम बम या आत्मघाती दस्ता, एटम बम या आत्मघाती दस्ता या आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा कोशिकांग स्वयं नष्ट होकर कैंसर के निर्माण में मदद करता है? दोस्तों कोई भी कोशिका है, वो जब पैदा होती है तब छोटी होती है, उसके बाद वो बड़ी होती है, वयस्क होती है, आकार में वृद्धि करती है, उसके बाद उसमें विभाजन होता है और वो वापस 2 छोटी कोशिकाएं बना लेती है। ये तो हो गया एक नॉर्मल सिस्टम। इसके अलावा अगर अपन बात करें, कई बार ये जो छोटी कोशिका है ये बड़ी होती है, ये बीच में भी नष्ट हो सकती है। इसके नष्ट होने के पीछे कारण होता है कि नष्ट करने वाला जो कोशिकांग होता है ना, एटम बम होता है ना, वो ही इसको नष्ट करता है। और वो नष्ट करने वाला कोशिकांग कौन सा है? लाइसोसोम। ये लाइसोसोम अगर फट जाए तो ये पूरी कोशिका नष्ट हो जाएगी, पूरी कोशिका ब्लास्ट हो जाएगी। समझ में आ रही बात? अब अपन बात करते हैं कैंसर की, कि कैंसर क्या है।
कैंसर के अंदर क्या होती है, ये जो कोशिका बढ़ रही है ना, इस कोशिका में वृद्धि तेजी से होती है, यह आकार में तेजी से बढ़ती है। दूसरी बात, इसमें ये जो विभाजन हो रहा है वो भी तीव्र गति से होता है। पहले मान लो 1 घंटे में एक बार विभाजित हो रही है ना, तो कैंसर की कोशिका 1 घंटे में एक से अधिक बार विभाजित होगी, तो आकार में भी तेजी से वृद्धि करेगी। इस कोशिका को तेजी से वृद्धि करने से या विभाजित होने से रोक सकता है अगर कोई, तो वो है लाइसोसोम। अब कैंसर की कोशिका में लाइसोसोम की भूमिका विशिष्ट है, ठीक है। वर्तमान में कैंसर के उपचार के लिए भी लाइसोसोम पर ही सबसे ज्यादा रिसर्च किया जा रहा है, और वैज्ञानिकों का मानना यही है कि लाइसोसोम पहले नष्ट हो जाता है, इस कारण कैंसर का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम। दूसरी बात अभी ध्यान रखना है दोस्तों अपने को, कि वर्तमान में किस कोशिकांग पर कैंसर के उपचार हेतु सर्वाधिक अनुसंधान किया जा रहा है, तो भी उसका उत्तर लाइसोसोम ही होगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन कि लवक की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो देखो दोस्तों, लवक का अगर अपन हिस्ट्री की बात करें थोड़ी सी, लवक की खोज किसने की, एक ये प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है नाम किसने किया, ठीक है। तो देखो, लवक का खोजकर्ता माना जाता है हेकल को। किसने माना जाता है, हेकल को। जबकि नाम देने वाला वैज्ञानिक था सिम्पर। हेकल नाम किसने दिया है, सिम्पर ने दिया। तो देखो, हेकल ने सर्वप्रथम लवक की खोज की थी। नामकरण देने वाला वैज्ञानिक था AFWS सिम्पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। सबसे पहले तो ये चीज समझो कि कोई भी सजीव है, उस सजीव की बॉडी का रंग प्रदान करने वाली संरचना कहलाती है वर्णक। अब यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि टमाटर का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है, या एंथोसिन के कारण होता है, या क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, या कैप्सेसिन के कारण होता है। देखो, प्लास्ट का मतलब होता है लवक, और इस क्लोरोप्लास्ट को आप हिंदी में क्या बोलोगे, हरित लवक। अब मैं आपको यहाँ बता चुका हूं कि टमाटर का लाल रंग वर्णक के कारण होगा, ना कि लवक के कारण, तो ये ऑप्शन तो हट गया। अब बच गए कितने, 3 बच गए। एक लाइकोपीन बच गया दोस्तों, ठीक है। एक बच गया एंथोसिन, एंथोसिन या एंथोसाइनिन। एक बच गया कैप्सेथीन, कैप्सेंथीन, ठीक है। देखो कैसे याद रखना है अपने को, टमाटर में पाया जाता है दोस्तों लाइकोपीन। अब इसको याद रखने का फंडा देखो, टमाटर हर सब्जी में उपयोग में लिया जाता है, सुबह शाम घरों में काम में लिया जाता है। इसलिए कोई सब्जी हर समय लाई हुई रहो या ना रहो, कोई सब्जी हर समय लाई हुई रहो या ना रहो, टमाटर लाया हुआ रहना चाहिए। टमाटर अगर मौजूद है घर में तो आप कोई सी भी सब्जी बना सकते हो, तो टमाटर लाए हुए रहना चाहिए, तो टमाटर को पकड़ लेना, लाइकोपीन। फिर देखो एंथो शब्द, एंथो शब्द आप कहीं पढ़ो ना, इसका मतलब होता है पुष्प। एंथो शब्द का मतलब क्या होता है, पुष्प। जैसे परीक्षा में आपके सामने एक शब्द आ गया एंथोलॉजी, शब्द क्या है दोस्तों, एंथोलॉजी। लॉजी का मतलब अध्ययन, एंथो क्या है, एंथो मतलब पुष्प, तो पुष्पों के अध्ययन को आप क्या बोलोगे, एंथोलॉजी कहोगे। अब देखो, ये एंथोसिन दिया हुआ है, वैसे इसका पूरा नाम होता है दोस्तों एंथोसाइनिन। पूरा नाम क्या होता है, एंथोसाइनिन। ये साइनो शब्द आप कहीं देखो ना, इस साइनो का मतलब होता है ब्लू, ठीक है। ये पुष्पों का जो ब्लू बैंगनी रंग है ना, उसके लिए जिम्मेदार वर्णक है एंथोसाइनिन, ठीक है। ब्लू बैंगनी रंगों के लिए जिम्मेदार कौन है, एंथोसाइनिन। कैप्सेसिन, जैसे आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हो, ठीक है, तो आपको रेस्टोरेंट में पूछा जाएगा मिर्च कैसे डालें, मिर्च कितनी डालें, कैसे डालें, है ना। तो ध्यान रखना कैप्सेसिन किस में होता है, मिर्च में होता है। दोस्तों यहां एक शब्द है क्लोरो, इस शब्द का भी अर्थ बता देता हूं। देखो, प्लास्ट का मतलब तो लवक होता है दोस्तों, और क्लोरो का मतलब हो गया हरित यानी हरा। बायोलॉजी के अंदर क्लोरो का मतलब होता है हरा, केमिस्ट्री में क्लोरो का मतलब होता है क्लोरीन। अब इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो टमाटर का लाल रंग होता है दोस्तों लाइकोपीन के कारण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? गोल्जी काय कहलाता है, राइबोसोम कहलाता है, ये अंतःपर्दवी जालिका कहलाता है, या माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है? दोस्तों मैं कुछ शब्द बता रहा हूं, उन शब्दों को याद रखना आप। जैसे गोल्जी काय, गोल्जी काय की संरचना होती है अर्ध चंद्राकार। कैसी संरचना होती है? अर्ध चंद्राकार। राइबोसोम की मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कणीय संरचना होती है, झिल्ली रहित संरचना होती है। अंतःपर्दवी जालिका देखो झिल्लीदार है, एकल झिल्ली युक्त होती है, और ये संरचना होती है नलिकाकार। कैसी होती है? नलिकाकार। जैसे अगर अपन किसी कोशिका की बात करें, मान लो ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर बीच में केंद्रक है, ठीक है। अब इस केंद्रक के चारों तरफ ये नलिकाकार संरचना इस प्रकार से जुड़ी हुई होती है, चारों तरफ होती है इस प्रकार से, वो अपने को दिखती नहीं है, इस प्रकार से चारों तरफ ये नलिकाकार संरचना जुड़ी हुई होती है। इसी नलिकाकार संरचनाओं को अंतःपर्दवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में ER कहा जाता है, ठीक है। ये कैसी संरचना होती है? नलिकाकार। चौथे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया होती है दोहरी झिल्ली युक्त, ठीक है। कैसी झिल्ली युक्त होती है? दोहरी झिल्ली युक्त। ये चीजें आप याद रखना ताकि आप किसी भी कोशिकाओं को आसानी से पहचान सको। अब देखो मैं बात करता हूं इसी अंतःपर्दवी जालिका की। राइट आंसर देखो नलिकाकार संरचना है, तो नलिकाकार संरचना अंतःपर्दवी जालिका ही होगी। इस प्रकार से ये नलिकाकार संरचना होगी, इस प्रकार से। ये नलिकाएं बनाई है मैंने, डायग्राम में स्पष्ट नहीं दिख रहा है। अब ये नलिकाकार संरचना होती है दो प्रकार की। एक नलिका तो ऐसी होती है दोस्तों जिसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम कैसी संरचना है? कणीय संरचना, ठीक है। जबकि दूसरी की सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो देखो जिसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं ना, उसकी सतह तो राइबोसोम के कारण खुरदरी हो जाती है कणीय प्रवृत्ति के कारण, जबकि जो दूसरी वाली है उसकी सतह राइबोसोम अनुपस्थित है, इसलिए सतह कैसी होगी? चिकनी। तो ये दूसरी वाली को तो अपन कहेंगे चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, जिस पर राइबोसोम अनुपस्थित है, और जबकि जिस पर राइबोसोम उपस्थित है उसे आप क्या बोलोगे? खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। अब देखो खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका पर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम पाए जाते हैं, इस कारण ये खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। जबकि देखो दूसरी चीज क्या है? चिकनी। दूसरी अंतःपर्दवी जालिका कौन सी है? चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। अब अगर आप कहीं भी चिकना शब्द पढ़ो ना दोस्तों, तो चिकना शब्द वसा से संबंधित होता है। कहीं भी चिकना शब्द पढ़ते दिमाग में आना चाहिए वसा। तो जो चिकनी अंतःपर्दवी जालिका है ना, वो वसा का निर्माण करेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह कोशिकांग जो पादप कोशिका में ही पाया जाता है, कौन सा? कोशिका भित्ति, बिल्कुल पादपों में पाई जाती है, जंतु में नहीं पाई जाती। रिक्तिकाएं, बिल्कुल रिक्तिकाएं भी पादपों में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि पादपों को जल और भोजन का संग्रहण करना पड़ता है। जंतु तो दिन में एक बार दो बार अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं वातावरण से, जबकि पादप स्थान विशेष पे खड़े रहते हैं, उनको भोजन और जल का संग्रहण करना पड़ता है, और भोजन और जल का संग्रहण मुख्यतः कौन करती है? रिक्तिकाएं करती है, ठीक है। तो रिक्तिकाएं पादपों में पाई जाती है। तीसरा है लवक, बिल्कुल लवक भी केवल पादपों में ही पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उक्त सभी। ये चारों कोशिकांग केवल पादपों में ही पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कौन से कोशिकांग केवल जंतुओं में पाए जाते हैं? केवल जंतु सेल में पाए जाते हैं, बाकी में नहीं होते। तो देखो इसमें सबसे पहला नाम याद रखना आप, लाइसोसोम। लाइसोसोम मुख्यतः जंतुओं में ही पाए जाते हैं, पादपों में नहीं पाए जाते हैं। क्यों? पादपों में ये काम रिक्तिकाएं कर देते हैं। दूसरा नाम याद रखना गोल्जी बॉडीज या गोल्जी काय, ठीक है। ये भी मुख्यतः जंतुओं में पाया जाता है। पादपों में इनके स्थान पर क्या पाया जाता है? डिक्टियोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डिक्टियोसोम। तो ये दो संरचनाएं विशिष्ट है जो ध्यान रखना जंतु कोशिका में ही पाई जाती। बड़े अगले प्रश्न की तरफ। लिपिड स्राव के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होगा? बताओ, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम। क्या लाइसोसोम? नहीं, लाइसोसोम आपको पता है एटम बम है ना, आत्मघाती थे। तो ये तो नहीं होगा, तो ये तो हो गया कैंसिल। फिर अपन बात करें सेंट्रोसोम, कहते हैं तारकाय को जो कोशिका विभाजन से संबंधित है, तो ये भी नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन छोड़ो एक बार, तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा निर्माण यानी एटीपी निर्माण से संबंधित है, जबकि गोल्जी उपकरण या गोल्जी का यातायात प्रबंधक है। फिर लाइसोसोम वापस आ गया एटम बम, ये भी नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया
एटीपी बनाता है, ये भी नहीं होगा। तो देखो दो ऑप्शन तो ऐसे सीधे सीधे कट गए, तीन ऑप्शन कट गए, बचा क्या? चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि चिकना शब्द आ जाए इसका मतलब वो किससे संबंधित है? वसा से संबंधित है। और वसा को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? लिपिड बोलते हो। तो लिपिड स्राव के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो कौन उत्तरदायी है भाई? चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका। देखो दोस्तों ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि चिकना चिकनी शब्द आप कहीं पढ़ो, इसका मतलब दिमाग में आना चाहिए वसा या लिपिड। जैसे महिलाओं की त्वचा पुरुषों की त्वचा के मुकाबले अधिक चिकनी होती है, इसका कारण क्या है? महिलाओं की त्वचा अधिक चिकनी है, इसका कारण ये चिकनी है, इसका मतलब वसा ज्यादा है, ज्यादा चिकनी ज्यादा वसा। तो महिलाओं की त्वचा में वसा का जमाव ज्यादा होता है, इस कारण महिलाएं चिकनी होती है। फिर अगला कारण पूछा जाता है कि महिलाओं की त्वचा में वसा का जमाव ज्यादा क्यों होता है? तो उसका कारण होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। उसकी बात अभी अपन नहीं करेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? लिपिड स्राव के लिए कौन जिम्मेदार है? तो लिपिड स्राव के लिए जिम्मेदार कौन है? चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शरीर की किस कोशिका में विभाजन नहीं होता है? जनन कोशिका में नहीं होता है, या यकृत कोशिका में नहीं होता है, या तंत्रिका कोशिका में नहीं होता है, या मुख कोशिका में? देखो दोस्तों जनन कोशिका में विभाजन होता है, उसी के परिणाम स्वरूप अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण होता है। यकृत कोशिका में तो सबसे ज्यादा विभाजन होता है। पूछे कि सर्वाधिक विभाजन क्षमता किस कोशिका में पाई जाती है? तो किस कोशिका में पाई जाती है? यकृत कोशिका में पाई जाती है। और दोस्तों यकृत कोशिका का नाम क्या है? हिपेटोसाइट। पहले प्रश्न में मैंने आपको बताया था ये नाम। हिपेट का मतलब यकृत, साइट का मतलब कोशिका, यकृत की कोशिका। तंत्रिका कोशिका मैंने बता चुका हूं ये सर्वाधिक लंबी कोशिका है। लंबी होने के पीछे कारण क्या है? कि इसकी लंबाई में तो वृद्धि होती है परंतु इसमें विभाजन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका। देखो दोस्तों तंत्रिका कोशिका के अलावा भी अन्य ऐसी कोशिकाएं जिनमें विभाजन नहीं होता है, वो भी आप नाम याद रखना। इसमें पहला नाम याद रखना दोस्तों शुक्राणु, दूसरा नाम आप इसमें याद रखना दोस्तों अंडाणु। अंडाणु में भी विभाजन नहीं होता है। फिर तीसरा ऑप्शन याद रखना दोस्तों आंख में जो लेंस है, आइरिस है, आइरिस की कोशिकाओं में, आइरिस की मांसपेशियों की कोशिकाओं में भी विभाजन नहीं होता है। फिर चौथा नाम याद रखना दोस्तों हथेली और तलवों की जो ऊपरी परत है उनकी कोशिकाओं में भी सामान्यतः विभाजन नहीं होता है। ऊपरी कोशिका मतलब उपकला। फिर दोस्तों पांचवा आप याद रखना कि वर्धावस्था के अंदर हृदय की जो कोशिकाएं हैं, हार्ट की जो कोशिकाएं हैं, उनमें भी विभाजन नहीं होता है। तो ये 5 प्रकार की कोशिकाएं दोस्तों जिनमें विभाजन नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शरीर की किस कोशिका में सर्वाधिक विभाजन होता है? इसका उत्तर अपने को पिछले प्रश्न में मिल चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यकृत कोशिका। जनन कोशिका विभाजन होता है परंतु सर्वाधिक नहीं है। मुख कोशिका विभाजन होता है परंतु सर्वाधिक नहीं है। तंत्रिका कोशिका में तो विभाजन ही नहीं होता। सर्वाधिक विभाजन किसमें होता है? यकृत कोशिका में। यकृत कोशिका के विभाजन का कारण देखो ना कि अगर किसी का 70% लीवर खराब हो गया, 30% लीवर ही सही है, तो इसमें इतनी विभाजन क्षमता है कि लीवर अपना निर्माण पुनः कर लेता है और पुनः वो 100% ठीक हो जाता है। तो देखो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिका से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए और इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से पूरा टॉपिक कवर करने का प्रयास किया। इस टॉपिक में मैंने केवल ना राइट आंसर बताए आपको, अपितु कंसेप्ट भी क्लियर किया। प्रत्येक प्रश्न का अच्छे से अपन ने पोस्टमार्टम किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय मां भारती।